जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत फिर से वही साइंस के अनवरत सीरीज में आप लोग का दिल खोल के स्वागत करता हूं। और आपको बता दें कि जितना भी अभी सर एग्जाम हो रहा है, चाहे वह रेलवे का हो, कल हम आपको दिखाए थे कि बिहार में सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, या अन्य कोई भी एग्जाम है ना, अगर साइंस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो यकीन मानिए जो हम आपको कंटेंट परोस रहे हैं ना, उससे क्वेश्चन फंस रहा है, लड़ रहा है, और आपको देखते रहना है। निरंतर आप बने रहिए हम लोग के साथ, इतना जरूर कंटेंट आपको दे देंगे कि आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे साइंस के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? देखिए, वैसे तो इसमें 4 ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन इसको आज हम कोशिश करेंगे बिना ऑप्शन का डील करने का। एक दोष होता है, उसका नाम सुने होंगे, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष सर? निकट दृष्टि दोष। सुने हैं? कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है, इसको मायोपिया कहते हैं। याद रहेगा, कौन पिया? मायोपिया। इसको कौन सा पिया कहते हैं? मायोपिया। अब समझिए, निकट दृष्टि दोष यानी निकट के दृष्टि रहते हुए जो दोष उत्पन्न होता है उसी को निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होगा सर? दूर, निकट का दृष्टि है यानी नजदीक के वस्तु को आप देख सकते हैं, दूर के वस्तु को नहीं देख पाइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है, अपसारित होता है? बताइए। प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश, वह 7 रंगों से मिलकर बनता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारिएगा तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 1 2 3 करके। ये 7 कलर कौन कौन है? तो यहां से शुरू कर सकते हैं, BIBG YO और R। यानी लाल रंग, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। लाल रंग सबसे कम क्या होगा? अपसारित होगा। कौन सा रंग? लाल रंग। सबसे अधिक सर बैगनी, सबसे अधिक बैगनी, सबसे कम लाल। लाल क्यों? इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाल। क्या सर? लाल। याद रहेगा, लाल। आगे बढ़िए। निर्वात में उष्मा विकिरण का वेग कितना होता है? तो निर्वात में उष्मा विकिरण उतने रफ्तार से चलेगा जितना प्रकाश का वेग होगा। जितना प्रकाश का वेग होगा। प्रकाश का वेग होता कितना है सर निर्वात में? वैसे होता है 3.088, सॉरी, हाँ, 3.008 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको हम लोग लगभग 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करेंगे। आकाश का आकृति, हमारी जो आकाश गंगा है, इसकी आकृति कैसी है? आकाश गंगा की आकृति जो है स्पाइरल है। कैसी सर? स्पाइरल। याद रहेगा, कैसी आकृति है? स्पाइरल। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर जो लोग कह रहे हैं, नोल और नुस्खा। नोल और नुस्खा ने। किसने किया था सर? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और नुस्खा ने किया था। टॉप मोस्ट बातें हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग होता है? जल्दी बताइए। धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का। किसका सर? क्रूक्स। याद रहेगा, किस कांच का? क्रूक्स कांच का। किस कांच का? क्रूक्स कांच का। धूप का चश्मा जो होता है, हम लोग नहीं यूज करते हैं धूप में चश्मा, धूप से बचने के लिए। जब धूप की तीव्रता अधिक होती है तो उसमें जो कांच यूज होता है उसको क्रूक्स कांच कहते हैं। याद रहेगा। अनुदैर्घ्य तरंग किसमें नहीं होकर गुजरती है? सर, अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वह एक यांत्रिक तरंग है। कैसा तरंग? यांत्रिक तरंग। कैसा तरंग? यांत्रिक। कैसा? यांत्रिक। और यांत्रिक तरंग को हमेशा ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, यानी निर्वात में होकर के वो कभी भी गमन नहीं कर सकती है। अर्थात अनुदैर्घ्य हो या अनुप्रस्थ तरंग हो, वह निर्वात से होकर के गमन नहीं करेगी। किससे नहीं करेगी? निर्वात से नहीं करेगी। अगला सवाल लीजिए। सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? जल्दी बताइए। सूर्य का कौन सा, जो प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करेगा? तो अवरक्त किरण। कौन सा किरण सर? अवरक्त। कौन सा? अवरक्त। याद रहेगा। कांच की कौन सी किस्म
किस में पूछ रहा है? तापरोधी होता है। कांच का वैरायटी में कौन सा वैरायटी तापरोधी होता है? तो पायरेक्स कांच जो होगा ना, पायरेक्स। कौन कांच सर? पायरेक्स, याद रहेगा, पायरेक्स। कौन कांच? पायरेक्स। पायरेक्स कांच जो है ये क्या होगा? तापरोधी होगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताइए। आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके सर? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बीपीएससी सबका जो है नहीं सब फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एक जमाने में। अब रेलवे तो पूछिए सकता है, ग्रुप डी तो धज्जी उड़ा के पूछेगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्त से। लेम्बर्ट, इस पे अभी बस हम वन लाइनर कर रहे हैं, अभी आंसर देखिए, बड़ी डिटेल में इस सब टॉपिक को कर देंगे। प्रदीप्ति से। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? यानी वायुमंडल के जिस परत में रेडियो तरंग परावर्तित होती है, इसको तो आप लोग जानते होंगे, आयन मंडल। कौन मंडल सर? आयन मंडल। किस मंडल में रेडियो तरंग परावर्तित होती है? आयन मंडल में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे एक अलग से क्लास बनाएंगे, क्योंकि 11th 12th को भी काम हो जाता है, और हर वो टॉपिक एक एक करके आपके सामने हम लोग लाने वाले हैं जो साइंस के अंदर आप नहीं भी पढ़े हैं ना सर, इतना तालीम जरूर दे देगा कि अगर एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना साइंस लेकर के और क्वेश्चन साइंस से आएगा तो एक बार जरूर गरियाइएगा कि पढ़ाया गया था हमको, सही में हम जानते हैं। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने। किसने सर? नील्स बोर ने, याद रहेगा। कौन किया था? नील्स बोर किया था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? जल्दी बताइए। प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापने वाले व्यक्ति कौन थे? चल जल्दी बताइए। कोई गैलीलियो ने कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, और बताइए। हाँ, जो रोमर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्रकाश के वेग को मापने वाले पहले व्यक्ति रोमर थे। प्रकाश का वेग होता है कितना है निर्वात में? 3 गुना, अभी कहते 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी बदमाशी कर देगा, क्वेश्चन किलोमीटर में दे देगा तो क्या कहेंगे सर? 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी, देखिए साधारण सूक्ष्मदर्शी में कुछ नहीं होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी बस एक उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो साधारण लेंस एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। कैसी लेंस? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी? कम होगी। फोकस दूरी कम होगी, याद रहेगा। उत्तल साधारण जो सूक्ष्मदर्शी है वह सिंपल सा एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। अगला सवाल, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है। 2 दोष में जो हमेशा याद रखिएगा, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट के वस्तु को देखने का मतलब है, दूर का नहीं देखने का मतलब है आप मायोपिया से ग्रसित है। और इसको ठीक करने के लिए सर, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं सर? अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। इस लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। टेक्नीशियन में बड़ा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से सर। तो यहाँ इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, चूंकि अपसारी लेंस का काम है दूर के ये अपसारित करना, और निकट दृष्टि दोष में हम लोग दूर का वस्तु नहीं देख पाते हैं, इसलिए यह क्या करेगा? अपसारित करके उसको आपके दृष्टि पटल तक पहुंचा देगा और आप देख लीजिएगा। मानव यहां कर दीजिए। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत बढ़िया वन लाइनर का ये क्वेश्चन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कौन से अपवर्तन के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर पूछ दे तो ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। किस पर सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कुल आंतरिक परावर्तन। किस पे सर? कुल आंतरिक
आंतरिक परावर्तन पे, किस पे? कुल आंतरिक परावर्तन पे। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण, वही जल का तालाब क्यों कम गहरा दिखाई देगा? क्योंकि प्रकाश की किरण जब जल से निकल करके वायु से होते हुए आंख तक पहुंचेगी तो चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और दूर हट के जो आएगी हम तक तो तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो किसके कारण सर? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? तो आकाश नीला अभी देखे थे प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वायुमंडलीय प्रकीर्णन में सब रंग छितरा जाता है, लेकिन वायुमंडलीय प्रकीर्णन की घटना में नीला रंग हम तक पहुंच पाता है, इसलिए आकाश जो है नीला दिखाई देता है। अगला सवाल लीजिए, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, यहां एगो जहाज था, ये अब जो है ये समंदर में आ गया, समंदर दो किनारा में, ये जैसे ही समंदर में प्रवेश करेगा ना, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कैसे? ये ऊपर उठ जाएगा। तो जब भी नदी से समंदर में आएगा तो ऊपर उठेगा। तो इसको सिंपल सा कहानी रखना है, नदी छोटा समुद्र बड़ा, नदी छोटा समुद्र बड़ा। छोटे से बड़े में गए तो आपका क्या हुआ? उन्नति हुआ ना। उन्नति मतलब ऊपर उठ गए, उन्नति मतलब ऊपर उठ गए। अब बताइए किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? खगोलीय दूरबीन जो होता है सर, इसमें दो लेंस होता है, दोनों का दोनों उत्तल लेंस होता है, दोनों का दोनों उत्तल लेंस होता है। एक जो होता है, एक जो आंख के पास होता है उसको नेत्रिका कहते हैं। जो दो लेंस होता है जो आंख के पास होता है उसको क्या कहते हैं? नेत्रिका। उसको क्या कहते हैं? नेत्रिका। नेत्रिका का अगर फोकस दूरी जो वस्तु के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव पीस कहते हैं। अगर नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए, कम कर दी जाए तो आवर्धन क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेत्रिका की फोकस, नेत्रिका किसको कहते हैं? जो उत्तल लेंस आंख के पास रहेगा उसको नेत्रिका कहते हैं। अगर नेत्रिका की फोकस दूरी घटा दी जाए तो दूरबीन का क्या होगा? आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। कैसे सर? अवतल लेंस की तरह। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीरे में चमक का क्या कारण है? तो वही TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन क्या है? मरीचिका का बनना भी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे की चमक का कारण कुल आंतरिक परावर्तन है। द्रव चालित ब्रेक जो होता है, द्रव के अंदर जो ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर या पास्कल के नियम पर। बहुत इंपॉर्टेंट छपने वाली बात। चलिए अगला सवाल लीजिए, परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो परवलयिक दर्पण है ना, तो परवलयिक दर्पण जो होगा उसका उपयोग आप गाड़ियों के हेडलाइट में, कहां सर? गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। कहां करते हैं? गाड़ियों के हेडलाइट में। याद रहेगा परवलयिक दर्पण। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम क्या होता है? प्रकीर्णित होता है, अपसारित होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य वो क्या होता है? मतलब वेवलेंथ अधिक होता है। अधिक होने से यह कम क्या होगा? अपवर्तित होगा। अधिक होता है इसलिए यह कम विचलित होता है, और कम विचलन से इसको दूर से आप देख सकते हैं। यही कारण है कि अभी हम लाल रंग से लिख रहे हैं, आपको दिख जाए। यही कारण है कि सिग्नल का रंग लाल होता है, खतरा वाले का। खतरे के लिए तो मेन है, बाकी अगर सब कुछ ठीक है तो जाते रहिए। खतरा रुकने वाला लाल रंग, सिंदूर का रंग एकदम खतरा है, लाल रंग। चमगादड़ बाधाओं का पता। चमगादड़ जो है ना, जैसे ये रात को भी ये देख सकता है, क्या सुने होंगे? रात को दिखता नहीं है सर इसको, फिर कैसे ये रात को अपना शिकार कर लेता है, रात को चल लेता है, रात को उड़ लेता है?
तो उसमें ये क्या करता है ना, एक पराश्रव्य ध्वनि फेंकता है, उत्पन्न करता है। पराश्रव्य ध्वनि जैसे ही किसी, अगर उसके रास्ते में कुछ है तो उससे वो टकरा के उसके कान तक आ जाएगा तो वो सुन लेगा, तो समझ जाएगा कोई है। टकरा के वापस नहीं आया मतलब रास्ता क्लियर है, बढ़ते चलो। तो ये पराश्रव्य ध्वनि क्या हो जाएगा सर, पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके ये अपने बाधाओं का पता लगा सकता है या शिकार का भी पता लगा सकता है। फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? फोटोन जो बनता है ना, फोटोन पार्टिकल एक्चुअली प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न करता है। और प्रकाश मतलब क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव इसी पर डिपेंड करता है। फोटोन क्या है ना, फोटोन एक चार्जलेस और मासलेस, ये कई एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कण है जिसमें ना आवेश होता है ना द्रव्यमान होता है। तो फोटोन एक चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है जिसको प्रोड्यूस करते हुए प्रकाश जो है गमन करती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस प्रकार की तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब हुआ इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या निर्वात के अंदर भी गमन कर सकता है। बिजली का फ्यूज एक मिश्र धातु है। बिजली का जो फ्यूज है सर, हम एक चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, लेड और सीसा का। किसका सर, लेड और सीसा का मिश्र धातु है। बिजली का फ्यूज लेड और सीसा का मिश्र धातु है। अगला सवाल लीजिए, विद्युत चालकता का यूनिट, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होता है, विद्युत चालकता, ये चूंकि विद्युत चालकता जो होता है वह प्रतिरोधक का जस्ट प्रतिरोध का रेसिप्रोकल होता है और प्रतिरोध का ओम होता है, इसलिए चालकता का इकाई, चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, पर ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर ओम। पर ओम को ही महो कहते हैं। क्या कहते हैं, महो कहते हैं। क्या कहते हैं, महो कहते हैं। महो को एस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। ध्वनि की उच्चता, उच्चता मतलब प्रबलता। कल के भी एग्जाम में, ये बिहार में जो कल सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसमें भी पहला क्वेश्चन यही था, क्या था साइंस का, कि ध्वनि की प्रबलता या उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो हम पढ़ाए हुए हैं किसी और वीडियो में भी, आयाम पर। किस पर, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड पर। किस पर निर्भर करती है सर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। छपने वाला सवाल है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण परिवर्तन होता है। तो ध्वनि का जो है ना वेवलेंथ, जिसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, दो लगातार स्ट्रिंग और दो लगातार ये गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तापमान अगर बदलिएगा तो तरंग दैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं, इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि घनत्व अधिक होता है। क्यों, क्योंकि घनत्व अधिक होता है। क्या होता है, घनत्व अधिक होने से आर्द्र वायु में क्या होगा, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है शुष्क वायु के अपेक्षा। डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है। लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। इसका डेसिबल होता है डीबी, ऐसे स्टाइल में लिखते हैं, छोटका डी बड़का बी, याद रखिएगा। अगला सवाल लीजिए, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण जो है इसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम मीटर। किसका उपयोग करते हैं सर, स्पेक्ट्रम मीटर, याद रहेगा। स्पेक्ट्रम मीटर का उपयोग करते हैं एक्स किरण के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए। ये सेक्सटेंट जो है, सेक्सटेंट देख करके कुछ और नहीं दिमाग में चलना चाहिए आपका। हाँ, बड़ा खुरपाती जनरेशन है हम लोग का, हाँ कुछ सोच सकता है। सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग क्यों होता है, किसमें होता है, तो नौ संचालन में, नौ चालन में चूंकि ये दो जगहों के बीच के कोण को नापता है सेक्सटेंट उपकरण जो है, इसलिए नौ संचालन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो वायु की गति को मापने के लिए, वायु की गति को मापने के लिए सॉरी
एनीमोमीटर का उपयोग होता है वायु की गति मापने के लिए। जिस प्रघटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह क्या था? तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव था। वह क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्रकाश विद्युत प्रभाव। याद रहेगा कौन सा प्रभाव? प्रकाश विद्युत प्रभाव था, याद रखिएगा। अगला सवाल, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके अमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन जो होता है ये बड़ा फास्ट भागता है। इसको अगर छोड़ दीजिएगा ना, फटाफट 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 रिएक्शन टूट करके करते रहेगा। तो इसको मंदित करना पड़ता है, इसकी क्रिया को कम करना पड़ता है मॉडरेटर लगा करके। क्या लगाते हैं सर इसमें? मॉडरेटर। मॉडरेटर यानी मंदक लगाते हैं, और मॉडरेटर का काम है इसके गति को मंदन करेगा, नहीं तो इसकी गति इतनी फास्ट होती है कि यह विध्वंस उत्पन्न किया जा सकता है। एक टॉप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तोप या बंदूक फायर कीजिएगा तो वो पीछे हटता है, इसलिए बंदूक चलाने के लिए सिखाना पड़ता है। किसके कारण? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। न्यूटन के तृतीय नियम या न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है इसी नियम के कारण। अगला सवाल लीजिए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व, तारत्व को सर पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। तो ध्वनि का पिच जो है वह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज्यादा होगा तारत्व अधिक होगा, तारत्व अधिक होगा साउंड पतला होगा। फीमेल के वॉइस का, आवाज का, ध्वनि का तारत्व अधिक होता है एक मेल की तुलना में। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत क्या करता है? बाह्य मंडल में ओजोन परत जो होता है वह परावैंगनी किरण से, कौन सा किरण से सर? परावैंगनी किरण से हम लोग को बचाता है। अगर ये परावैंगनी किरण हम तक पहुंच गया तो ये क्या होगा? हमारे अंदर त्वचा कैंसर होगा। अब लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव जो है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा प्रभाव सर? प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल को जब एक निश्चित पैटर्न में जोड़ दिया जाएगा तो उसको सौर सेल पैनल कहेंगे या सेल पैनल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल पैनल या सौर सेल पैनल कहा जाता है। अगला सवाल लीजिए, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक का क्या काम है? एक ट्यूबलाइट में देखे होंगे, ये ट्यूबलाइट है आपका। इस तरह से अगर एक ट्यूबलाइट रहता है तो उसमें एक छोटा सा चौक लगा करके चौक देता है। इसका काम क्या है? ये प्रेरक का काम करता है। प्रेरक का काम मतलब हुआ कि हमेशा देखिए वोल्टेज इतना ज्यादा मिलेगा, शुरू में ज्यादा चाहिए तो शुरू में ये ज्यादा देता है, लेकिन हमेशा ज्यादा नहीं चाहिए ना। जब एक बार ट्यूबलाइट में हीट प्रॉपर हो गया, आपका जो है उसके अंदर का प्लाज्मा काम करने लगता है, तो उसको धीरे धीरे निरंतर कांस्टेंट क्या चाहिए? लाइट चाहिए या वोल्टेज चाहिए? वही काम है चौक का। अगर नहीं तो बिना चौक का जलाइएगा तो जलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद फ्यूज करने का डर रहता है। ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकतर संभावना है? ये देखिए, ये तो ऑप्शन वाला सवाल है, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन मिलेगा तो श्रव्य उपकरण में। किसमें सर? सुनने वाला जो उपकरण है उसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है, श्रव्य उपकरण में। याद रखिएगा, श्रव्य उपकरण में। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो उच्च प्रतिरोधकता के साथ, उच्च प्रतिरोधकता के साथ, उच्च प्रतिरोधकता के साथ किस क्रम में? के साथ श्रेणी क्रम में। किस क्रम में सर? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। छपने वाला सवाल है अच्छे एग्जाम में। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, दक्षिण हस्त नियम, दाहिना हाथ नियम और वाम हस्त नियम। उन्होंने कहा था अगर हम बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार ले ले, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ये धारा की दिशा, और ये क्या? बल का दिशा। तो ये जो था उत्पन्न इंड्यूस्ड करंट की दिशा को, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा को, उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को, प्रेरित धारा
की दिशा को बताने के लिए वाम हस्त नियम, और बल की दिशा को, कौन सा, चुंबकीय बल की दिशा को बताने के लिए दक्षिण हस्त नियम आया था। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता अधिक होती है और प्रतिरोधकता बिल्कुल कम होती है, प्रतिरोधकता शून्य होती है, चालकता अधिक होती है, और इसमें से धारा को प्रवाह होने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये 50 फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन थे, जो बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का था, हल्के लेवल का हम नहीं लिए, ऐसा यूनिट नहीं लिया। अगर वो लेना रहता तो मिनटों में हम धज्जी उड़ा देते, लेकिन टाइम लगा, टॉपिक अच्छा था, वन लाइनर था। किसी भी एग्जाम को देने से पहले 10 मिनट 20 मिनट समय निकाल के इसको देख लीजिएगा तो काम आएगा। अनवरत टॉपिक लेकर के आता रहूंगा। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना प्यार लुटाते रहिए। हम भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट परोसते रहेंगे, ये वादा रहा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।